जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है, यानी ऑस्किलेशन से रिलेटेड है। इस प्रॉब्लम को आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए पहले। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो समझिए। 2 स्प्रिंग्स हैं, बीच में एम मास का एक ब्लॉक है। ये सब हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल है। ये स्प्रिंग्स का जो फ्री एंड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। एक ब्लॉक जो है वह 100, ये ब्लॉक 120 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ए बी के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है टेबल पर, फ्रिक्शनलेस टेबल पर। और सी और डी के बीच में 120 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड है सी और डी के बीच में। तो ये क्लियर है कि कोलाइड करेगा, तो ये जब स्प्रिंग से कोलाइड करेगा तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, फिर एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा बाहर की ओर। स्प्रिंग चूँकि कॉम्प्रेस्ड होगा तो फोर्स बाहर की ओर, फोर्स जब लगाएगा तो इसके कारण ये ब्लॉक फिर क्या होगा, एक्सेलरेट में होगा ब्लॉक बाहर की ओर, जिससे इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, जीरो होगा, फिर बाहर आएगा। फिर ऐसे इधर भी ऐसे ही सिचुएशन बनेगा। तो इसी का पूछा हुआ है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द ब्लॉक। इसका पीरियड कितना होगा ब्लॉक के ऑस्किलेशंस का। तो हम लोग इसमें एक चीज़ ध्यान दे दें पहले, इस प्रॉब्लम पर कंसीडर करने के पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता दें, अपने बारे में बताना चाहते हैं। हमारा जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है जेई और नीट पर्पस से, उसमें बच्चे 1 महीने तक फ्री डेमो है। इसके अलावा 2 दिन तक बच्चों को, जो न्यू बच्चे हैं उनका डेमो दिया जाता है, बैच में नहीं, उनका अलग से डेमो दिया जाता है। जितने भी बच्चे हों, 1 हों 2 हों 10 हों, जितने भी बच्चे हों उनका अलग से डेमो दिया जाता है। उस डेमो में बच्चों को ये फ्री छूट रहता है कि वो जहाँ से मन करे कोई कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम या कोई डेरिवेशन कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई डेफिनेशन कुछ भी पूछ सकते हैं जेई और नीट पर्पस से, चाहे वो 11th के सिलेबस से रिलेटेड हो या 12th के सिलेबस से रिलेटेड हो, कहीं से भी पूछ सकते हैं बच्चे। इससे हमारे एबिलिटी के बारे में बच्चों को पता चल जाएगा कि हाँ, हम एज ए टीचर हम कैसा उनको पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, क्या मेरा नॉलेज है, ये सब बच्चे जान जाएंगे एक ही बार में, पहले ही डेमो में जान जाएंगे बच्चे। 2 दिन तक ऐसा डेमो देंगे। और बच्चे जितने देर तक, सैटरडे संडे को इसीलिए हम डेमो रखते हैं ताकि हमको दूसरे क्लास का प्रेशर नहीं रहे। हालांकि सैटरडे को क्लास लेते हैं लेकिन डेमो के लिए टाइम निकाला जाता है, और संडे को तो कोई क्लास नहीं होता है, तो संडे को टाइम लगता है। तो इसलिए 2 दिन सैटरडे और संडे डेमो का हमने टाइम रखा है, जिसमें बच्चों को जो भी डाउट्स है, जहाँ से भी पूछना चाहते हैं, वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, जिसके बारे में उनको नॉलेज बहुत अच्छे से है, उसमें उससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, या कोई डाउट्स किसी बुक से देखते हुए पूछ सकते हैं, थ्योरी या कुछ भी। मतलब कहने का अर्थ है 2 दिन में वो फ्री डेमो लेकर के जहाँ से मन कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा 1 महीना तक फ्री डेमो है बैच में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 1 महीना के बाद वो यदि संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो फी पे करके आगे वो कंटिन्यू करेंगे, इनरोल होंगे 1 महीने के बाद। और यदि ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो छोड़ देंगे। और हर महीने पढ़ने के बाद फी जमा करना है, यानी बच्चे कहीं से भी मेरे बंधन में नहीं है, जब चाहे बच्चे फ्री होकर छोड़ सकते हैं। एक बार फी जमा नहीं करना, हर महीने पढ़ने के बाद फी जमा करना है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, बच्चे कहीं से भी किसी बुक से प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी कोचिंग के मॉड्यूल से, असाइनमेंट से या मटेरियल से, जहाँ से भी चाहें थ्योरी या प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। रिपीटर्स बैच में हम कॉन्सेप्ट्स को पहले समझाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जितना ज़रूरी होगा बच्चे उतना नोट करते हैं, जो ज़रूरी नहीं होगा बच्चे मना करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, नोट नहीं कराते हैं, और तब हम लोग प्रॉब्लम पर अप्रोच करते हैं। और रिपीटर्स बैच के लिए एक ध्यान रखें कि नीट का और जेई का रिपीटर्स बैच में हम रैंक वाइज बच्चों को बांट दिए हैं बैच में। जैसे 85 परसेंटाइज जिसका 24 में है उसको एक, उससे ऊपर वाले को एक साथ, उससे नीचे वाले को एक साथ। और नीट में भी 545 से अब मार्क्स 24 में जिसका आया है उसको एक साथ, और नीचे वाले को एक साथ रखे हैं। फाउंडेशन बैच में तो कोई ऐसा बांटा नहीं गया, कैटेगरी नहीं बांटा गया, उसमें सब एक साथ पढ़ते हैं। रिजल्ट दोनों से मिलता है, रिपीटर के दोनों बैच से रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जिनका कम मार्क्स है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ाई के रिगार्डिंग, सिलेबस समय से पूरा होता है। ये आप क्लास करके देख सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जब चाहे वो बात कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, नॉर्मल कॉल का भी नंबर है। थैंक यू। आगे बात कीजिए। अब प्रॉब्लम पर देखिए। यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है, दो स्प्रिंग्स हैं जो लाइट स्प्रिंग्स हैं, K1 K2 इनका फोर्स कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है। M मास का एक ब्लॉक जो है इस पर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल है। सब स्प्रिंग भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकता है। स्मूथ है, इसलिए कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं करेगा, एनर्जी में लॉस नहीं होगा। यहाँ पर एयर द्वारा विस्कस फोर्स को नेग्लिजिबल माना गया, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, तो उस पर नहीं सोचना है हम लोग को। तो अब हम लोग ये देखें कि दोनों जो स्प्रिंग्स हैं, इनके जो एंड्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच में 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये ब्लॉक मूव करता है C और D के बीच में। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जब ये ब्लॉक जो है आगे मूव कर रहा है तो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा, जिससे स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगा तो बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, जिससे ब्लॉक को एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा बाहर की ओर। एक्सेलरेशन भी कहाँ मिलेगा? बाहर की ओर। तो ब्लॉक एक्सेलरेट होगा बाहर की ओर, धीरे धीरे ब्लॉक रुक जाएगा, फिर बाहर की ओर चलने लगेगा। फिर जब इन D से इधर बढ़ेगा तो 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड को फिर ऑब्टेन कर लेगा, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। फिर इससे आगे कोलाइड करेगा, इसमें भी यही सिचुएशन होगा। तो ऑस्किलेशन मान लेते हैं हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ठीक है ना। ऑस्किलेशन इसके बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर ब्लॉक पहले आगे जाएगा। यहाँ पर किसी एक सिचुएशन से देख लें, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने का समय, अब प्लस यहाँ से यहाँ तक आने का समय, यही ना एक टाइम पीरियड होगा। यहाँ से यहाँ तक आकर के फिर लौट के यहाँ जाना, एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसी का टाइम देखना है। तो यहाँ जब ब्लॉक ये कंप्रेस होगा स्प्रिंग, तो ब्लॉक यहाँ से जब चलना शुरू करेगा, यहाँ से देख लेते हैं आगे, यहाँ से चलना शुरू करेगा तो मीन पोजीशन तक यहाँ पहुँचेगा ब्लॉक। ये एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जो होगा, ब्लॉक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर और स्प्रिंग का मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जो होगा, उसके बाद यहाँ पर है, उससे ब्लॉक इधर जब मूव करेगा तो मीन पोजीशन तक पहुँचेगा। ये अभी मीन पोजीशन तक पहुँचा, तो इसका अर्थ है ऑस्किलेशन का 1/4 जैसा डिस्टेंस देखा जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद बीच में ब्लॉक मूव करेगा पहले 120 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से C तक आ जाएगा, D से C तक आ जाएगा। C तक आने के बाद फिर ब्लॉक ये मूव करेगा आगे, इसका एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा? पीछे, क्योंकि स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा। तो फिर ये जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा उसके बाद और रुक जाएगा ब्लॉक, फिर मोमेंट्री रेस्ट में आएगा, फिर कहाँ मूव करेगा? आगे। तो आगे जब मूव करेगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद फिर आगे मूव करेगा। तो आगे जब मूव करेगा तो ये यहाँ पर मीन पोजीशन है, ये पोजीशन जो है मीन पोजीशन होगा। यहाँ पर मीन पोजीशन से एक तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, फिर यहाँ पर बैक होगा, तो ये हाफ ऑस्किलेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। और इधर यहाँ से यहाँ तक 1/4 ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है। इधर स्प्रिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बीच वाले की बात नहीं कर रहे, स्प्रिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1/2 ऑस्किलेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ 1/4 हुआ था। अब ब्लॉक ये आगे बढ़ते रहेगा, यहाँ पर जाएगा, फिर स्प्रिंग को क्या करेगा? कॉम्प्रेस करेगा, K2 वाले को, इसको कॉम्प्रेस करेगा। तो कॉम्प्रेस करेगा तो एक ऑस्किलेशन अब कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो गया। और स्प्रिंग से रिलेटेड देखें तो स्प्रिंग में इधर आधा ऑस्किलेशन कंप्लीट हुआ है K1 स्प्रिंग में, और K2 कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट वाले स्प्रिंग में भी यहाँ से इधर गया था, फिर यहाँ बैक होके आ गया, तो हाफ इसमें भी कंप्लीट हुआ। यानी यहाँ पर टाइम पीरियड इसका देखेंगे तो जो टाइम पीरियड होगा उसका हाफ यानी वाइब्रेशन टाइम होगा। यहाँ पर टाइम पीरियड का हाफ होगा वाइब्रेशन टाइम। तो ये वाइब्रेशन टाइम यहाँ पर, वाइब्रेशन टाइम यहाँ पर, ये दोनों ऐड हो जाएगा एक ऑस्किलेशन में। अब प्लस 120 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से C से D तक जाने और आने का समय ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर टोटल टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर
ये ए से सी तक पहुंचने का समय, मतलब सी से ए तक आने और ए से सी तक पहुंचने का समय, यानी एक वाइब्रेशन का टाइम कितना होगा ये देखिए आपका। एक वाइब्रेशन का टाइम हो गया, टोटल टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है। तो 2 पाई नहीं रहेगा, टाइम पीरियड टी जो होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है इसमें। तो इसका हाफ होगा वाइब्रेशन टाइम, तो 2 को हटा दो, पाई अंडर रूट एम बाई के1 हो गया इसके लिए। इसके लिए भी इतना ही हो जाएगा, फिर पाई अंडर रूट केवल के2 लग जाएगा के की जगह, के1 की जगह, पाई अंडर रूट एम बाई के2 हो गया इसके लिए। अब प्लस इस बीच में ब्लॉक जब मूव करेगा 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस में 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड से एक तरफ जाएगा, फिर लौट के आएगा, ये टाइम इसमें ऐड कर देंगे। तो 160 सेंटीमीटर जाएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा, 120 सेंटीमीटर हो गया, और 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो 1 सेकेंड समय लेगा, तो प्लस 1 सेकेंड ये ऐड कर देंगे। टोटल टाइम, यही टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू ऑस्किलेशन, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, पाई तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट एम बाई के1 होगा, तो एम दिया हुआ है 200 का, तो यहाँ पर अंडर रूट 200 अपॉन फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है एसआई में 1.8 यहाँ पर। तो क्लियर है कि इसको भी हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो हो गया ये एसआई सिस्टम में। प्लस इसमें भी हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ अपॉन के2 के जगह पर 3.2 कर देंगे, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर फिगर को इसको मिटा के यहीं पर लिख देते हैं, हो जाएगा, प्रॉब्लम सेट यहाँ पर हो जाएगा। प्लस ये जो 1 सेकेंड टाइम है ये भी ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 10⁻³ है, एक 10 को नीचे ला देते हैं ताकि 18 हो जाए, 1.8 से 18 हो जाए, और 10⁻² से 2 जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ पर 2 बचा, तो कितना हो जाएगा, पाई अंडर रूट 2/18, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन समझिए आप लोग। प्लस यहाँ पर भी 2/32 हो गया, ऐसे ही 2/32, अब प्लस 1 सेकेंड। तो अब ये क्लियर है कि 1/9 और 1/16, तो 1/3 आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो, और ये 1/4 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बिठा के लिख देते हैं, इज इक्वल टू पाई इंटू, पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, वहाँ कटने जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक स्टेप और बढ़ जाता है, 1/3 अब प्लस 1/4 प्लस 1 सेकेंड है, तो उसको सेकेंड रखेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 7 आ रहा है, दिख रहा है ऊपर, और इंटू 7 बाई नीचे 12 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 1 सेकेंड में है, तो सेकेंड, ये भी सेकेंड में अब आ गया, क्योंकि ऐसा यूनिट हो गया। तो इसको अब यूनिट यहाँ भी यूज कर सकते हैं, इस यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22/12, अब इसका वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, 11/6 प्लस 1 सेकेंड हो गया पूरा, दिस सेकेंड और प्लस दिस सेकेंड हो गया। यही आप लोग कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में डालिए, और हमसे थ्योरी में भी पूरा, इसके बाद हम पूरे थ्योरी में बैक होके पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर लेना चाहते हैं ऐसे प्रॉब्लम से। और थ्योरी चूँकि ऑनलाइन में बहुत लोग डाले हुए इसलिए थ्योरी छोड़ रहे हैं, हालांकि हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को भी बताना है ताकि फाउंडेशन के बैच स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके, वो अपने जो मेरे पास नहीं पढ़ रहा है वो भी पढ़ ले यूट्यूब से, और पूरा थ्योरी डालना है। लेकिन अभी एक बार पूरा प्रॉब्लम 11th-12th का जेई और नीट से रिलेटेड जो सिलेबस है उसका कंप्लीट कर लेते हैं, तब फिर बैक होंगे और फिर टफ प्रॉब्लम्स डालेंगे। ये तो जेई का प्रॉब्लम है, ये भी डालेंगे, ये भी जेई का प्रॉब्लम है, जेई का ही प्रॉब्लम सब्जेक्टिव टाइप का डाल रहे हैं हम। अभी और टफ प्रॉब्लम जो हम अपने सेट करते हैं वो बैच में बच्चों से बनवाते हैं, तो वो सब अभी नहीं डाल रहे हैं, उस टाइप का प्रॉब्लम आगे डालेंगे। पर एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरे सिलेबस को, तब जाके वैसे प्रॉब्लम्स पर अप्रोच करेंगे। थैंक यू।